Hello and welcome on Zone Tech Online Education. So friends, today we will discuss Rajasthan geography, history, polity and economy session. This format is basically grounded as well as designed by BCTQ format. Build concept through question. Hereby we will discuss question and then according to their concept. हिंदी मीडियम के लिए यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ आज राजस्थान जीके के कुछ सेक्शंस हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही ये पूरा फॉर्मेट है, ये बीसीटीक्यू के फॉर्मेट पे है, बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ जो भी कॉन्सेप्ट उसके पैरेलल हैं, उसके बैकग्राउंड की जो भी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन में हैं, सिलेबस के अंदर है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही ये जो क्लास है इट्स सुटेबल फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड माय मैक्सिमम एफर्ट टू टीच इन बायलिंग्विस्टिक मेथड। ये जो हमारा जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, सूटेबल है। और उसके बाद जहाँ भी मेरा मैक्सिमम एफर्ट रहेगा कि आपको दोनों लैंग्वेज के साथ यहाँ हिंदी और इंग्लिश के साथ यहाँ पे समझाया जाए। सो स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफरेंस टू राजस्थान हिस्ट्री। हियर बाय क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बुक Annals and Antiquities of Rajasthan written by James Todd? Here is book name Annals and Antiquities of Rajasthan. हिंदी के लिए यह बात है जेम्स टोड द्वारा Annals and Antiquities of Rajasthan पुस्तक कब लिखी गई थी? Past few years we have seen it year based question. हम कुछ पिछले सालों से देख रहे हैं कि जो आरपीएससी या बोर्ड है वो ईयर वाइज क्वेश्चन पूछती है, डे और डेट, जिसके अंदर आपको पूछा जाता है विच डे ऑन दैट डेट, या हिंदी में कहें समय, तिथि या जो भी सन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी वो बैटल के कॉन्फ्रेंस में हो या फिर आपकी कोई बैटल के साथ या कोई बुक्स का हो या कोई स्पेशल फेस्टिवल हो, फेयर एंड फेस्टिवल हो, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ तिथि या सन, वर्ष, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हेन वाज द बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान रिटन बाय जेम्स टोड। जेम्स टोड द्वारा लिखी जाने वाली बुक है ये पर्टिकुलर, और ये इसे किस समय में लिखा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है 1800, 1820, 1805 और 1829। फोर्थ ऑप्शन में से आपको राइट करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1829। हियर इज राइट आंसर 1829। 1829 को ये बुक लिखी गई थी जेम्स टोड के द्वारा, और बुक का नाम आप सब जानते हैं एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये नाम तो हर कोई जानता है, बट आपको याद ज़्यादा रखना है ये नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये एक ही नाम है इसका, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसे कहा जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय जेम्स टोड इन 1829। ऑल वी नो अबाउट जेम्स टोड। जेम्स टोड हिस्टोरियन रहे या पॉलिटिकल एजेंट रहे, मेवाड़ के टाइम में आए थे यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बनकर, और इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। जेम्स टोड ने बहुत सारे जो आर्किटेक्चर है हमारा, स्थापत्य कला है, उसमें जो फोर्ट है उसके बारे में भी स्टेटमेंट दिए गए। जो हिस्टोरियन हमारा पोर्शन रहा है राजस्थान का डायनेस्टी के संदर्भ में, उसके बारे में भी अलग अलग जो रूरल है उसके बारे में इनका अलग अलग स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसे राजस्थान इतिहास लेखन का पिता भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान का जो इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन के पिता के रूप में जेम्स टोड को जाना जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज रेफर्स टू राजस्थान ज्योग्राफी स्पेशलाइज्ड क्लाइमेटोलॉजी। ये जो प्रश्न है हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी से, जो जलवायु विज्ञान है वहाँ से लिया गया है। इसके अंदर पूछा गया है कॉपेन ने राजस्थान की शुष्क, उष्ण, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए किस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है। विच साइन वर्ड डिड कॉपेन यूज फॉर ड्राई हॉट डेजर्ट क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान। ड्राई हॉट डेजर्ट क्लाइमेट रीजन, आप समझिए क्वेश्चन आपसे पूछना क्या जा रहा है, उसकी थीम क्या है, क्या बैकग्राउंड में है, ये आपको समझना होगा। फिर हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। वो कॉन्सेप्ट है कॉपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कॉपेन द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आप सबसे पहले समझते हैं यहाँ इस प्रश्न में जाने से पहले कि जलवायु है क्या।
अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ये जलवायु है क्या, इसको समझेंगे सबसे पहले। सेकेंड हम समझेंगे कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो, और थर्ड समझेंगे ये जो साइन वर्ड्स हैं या इसे सिंबल कहा जाता है, ये किस तरीके से अरेंज हैं और किस तरीके से अलग अलग रीजन के लिए डिनोट्स करते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु क्या है इसको समझना आपको पड़ेगा। इसमें आगे जाने से पहले तो हम सब जानते हैं कि जो क्लाइमेट है, व्हाट इज क्लाइमेट, वी कैन से क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन इन लार्जर एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या हिंदी में कहें किसी पर्टिकुलर एरिया की लंबे समय की जो वायुमंडलीय दशा है उसका जो औसत है लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड, वह उस भूभाग की जलवायु कहलाई जाती है। वेयर एज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम नॉन एज वेदर। आपको यहाँ पे मौसम और जलवायु के बीच में मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ कि आपका जो क्लाइमेट या जलवायु क्या है, या मौसम में और मौसम में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं, क्लाइमेट एंड वेदर। अगर हम क्लाइमेट या जलवायु की बात करते हैं, जलवायु होती है एक लॉन्ग पीरियड के लिए दीर्घकालीन अवस्था, जो वायुमंडलीय दशा है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, उसकी जो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जो पोजीशन है, कंडीशन है, उसे तो हमें जलवायु कहा जाता है। और जो मौसम है, मौसम भी एक तरीके से जो वायुमंडलीय जो दशा है वो किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय, अल्पकाल के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उसे हम मौसम कहते हैं। मेन चीज़ ये होगी यहाँ जलवायु के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन के बारे में। कोपेन हम सब जानते हैं, इनका नाम व्लादिमीर कोपेन, ये जर्मन जोग्राफर हैं और इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया इन रेफरेंस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान एज वेल। भारत के संदर्भ में भी वर्गीकरण है और राजस्थान के संदर्भ में भी वर्गीकरण है। अब हम बात करते हैं कोपेन ने ये अलग अलग नाम दिए हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं, ये सिंबल क्या है। और सबसे पहले हम समझेंगे ड्राई हॉट डेजर्ट क्लाइमेट रीजन क्या है। अब हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं मैप में ले जाता हूँ। एक जनरल ये क्लाइमेटिक डिवीज़न है, इसे आप कोपेन से रेफरेंस करें या ना करें, या कनेक्ट करें ना करें, एक बेसिक चीज़ है। अगर आप जलवायु को पढ़ रहे हैं राजस्थान की, उसके अंदर ये बेसिक चीज़ है, मैप के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो हमारे जो रीजन है, फिजियोग्राफिक रीजन है या भौतिक प्रदेश है, उसको किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। हियर बाय वी विल डिस्कस जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इन रिगार्ड्स टू क्लाइमेट्स ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों को किस तरीके से यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो हाफ गंगानगर, उसके बाद वेस्टर्न बीकानेर एंड फुल जैसलमेर एंड वेस्टर्न बाड़मेर, ये जो बाड़मेर का थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है वो। उसके बाद आप यहाँ जानते हैं ये गंगानगर का एरिया है, यहाँ पे ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है और यहाँ पे बाड़मेर है। तो ये बाड़मेर का थोड़ा सा आप यहाँ से ये जो बॉर्डर लग रहा है ये बाड़मेर तक की आप मानो। तो इसके अंदर 3 जिले हैं, एक तो गंगानगर, सेकंड बीकानेर और थर्ड है जैसलमेर। ये जो तीनों एरिया हैं ये तीनों हैं शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है, बीकानेर का जो पश्चिमी भाग है, पूरा जैसलमेर है, ये शुष्क प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। एक जनरल अकाउंट या जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस शुष्क को इंग्लिश में कहा जाता है एरिड, एरिड या इसे ड्राई भी कहा जाता है, ड्राई रीजन, ये होता शुष्क। अब आप थोड़ा इस तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देखिए ये बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद ये वाला जो एरिया आप देखोगे, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये शेखावटी रीजन है। ये शेखावटी वाला रीजन है, ये एरिया कहलाता है अर्ध शुष्क या सेमी एरिड। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी एरिड। आप पॉलिटिकली समझे इस मैप को कि कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे इस तरफ बाड़मेर आ रहा है अर्ध शुष्क के अंदर, आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, यहाँ पर शेखावटी का एरिया आएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले थोड़े इस एरिया इस पोर्शन में आएंगे। सेकंड वाले में आप इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है अरावली के ईस्टर्न वाला पार्ट, ये है उपार्द्र। उपार्द्र या इसे कहा जाता है सब ह्यूमिड, यानी जो आपका अर्ध शुष्क हुआ वो एक तरीके से यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, आप समझते हैं ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से निकलती है
जिसकी लंबाई 550 किलोमीटर इन राजस्थान है। तो इस अरावली पर्वतमाला के वेस्टर्न में पश्चिमी और यहाँ पे आपका जो शुष्क है उसके बॉर्डर तक का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया आपका अर्ध शुष्क या सेमी एरिड रीजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस अरावली पर्वतमाला के ईस्टर्न की ओर, यहाँ पे उपार्द्र क्षेत्र है, यह इसे कहा जाता है सब ह्यूमिड क्षेत्र। अब लास्ट में आप यहाँ ये वाला एरिया के अंदर आएंगे जहाँ पे हमारा मैदान है, जो मैदानी भाग है, यहाँ पे प्लेन्स हैं। तो ये जो मैदानी वाले भाग हैं ये अंदर आते हैं आर्द्र के अंदर या ह्यूमिड के अंदर, और जो आपके ये झालावाड़ वाला एरिया और इधर की ओर बांसवाड़ा डूंगरपुर का थोड़ा पोर्शन है, ये आते हैं वेरी ह्यूमिड के अंदर या अति आर्द्र। एक ये जनरल चीज़ होगी, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस के अंदर किस तरीके से क्लासिफाइड है और वेल मैनेज्ड है। शुष्क एरिया पश्चिम राजस्थान, अर्ध शुष्क मतलब जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में, और जो शुष्क है उसके बीच का जो एरिया है अर्ध शुष्क, जो इसे 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है वो उसे डिवाइड करती है। उसके बाद आप इस अरावली पर्वतमाला के ईस्टर्न की ओर आएंगे या पूर्व की ओर आएंगे तो वहाँ उपार्द्र क्षेत्र है, और उसके बाद जो नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान वाले जो जिले हैं वो आपके आर्द्र के अंदर आएंगे, और जो झालावाड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले जो एरिया हैं वो अति आर्द्र या वेरी ह्यूमिड के अंदर आएंगे। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है राजस्थान के क्लाइमेट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कोपेन की। जब हम कोपेन की बात कर रहे हैं तो कोपेन ने क्या किया कि सबसे पहले जो क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है, जलवायु का वर्गीकरण है, उसको टोटली आधार बनाया वनस्पति को। कोपेन क्लासिफाइड climates of Rajasthan truly basis of vegetation and also make importance on precipitation and temperature। कहने का मतलब ये है कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को लेके बनाया, और साथ ही इन्होंने वर्षण और तापमान को भी महत्ता दी। ये है कोपेन का। अब कोपेन ने क्या किया, जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे हमने बात की, जैसे आपने बात की फर्स्ट में कि जो एरिड रीजन है या शुष्क है, सेकंड हमने बात की सेमी एरिड या अर्ध शुष्क, उसके बाद हमने जैसे बात की सेमी एरिड के बाद हमने बात की सब ह्यूमिड, उसके बाद हमने बात की सब ह्यूमिड के बाद ह्यूमिड, और यहाँ पे वेरी ह्यूमिड। इस तरीके से हमने जनरल बात की। अब इसी चीज़ को कोपेन ने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है अलग अलग सिंबल के साथ। अब सिंबल क्या है, सिंबल के बारे में आप समझें, कोपेन ने अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली लिए हैं सिंबल, जो वहाँ की जलवायु स्थिति या उसकी वायुमंडलीय दशा को बताता है। ये सिंबल किस तरीके से, संकेत किस तरीके से, जहाँ पे कोपेन ने ए का यूज़ किया है, ए का मतलब ये है जो ट्रॉपिकल रीजन को शो करता है। ट्रॉपिकल इट मीन्स उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मैं हिंदी में लिखता हूँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और मैं यहाँ जहाँ तक समझता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आती होगी। उष्ण कटिबंधीय क्या है, व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रीजन इन रेस्पेक्ट टू राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड एज वेल। आपको ट्रॉपिकल पता होगा, ट्रॉपिकल क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय नाम से ही पता है कि आपको यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ये वाला एरिया उष्ण कटिबंधीय। और आप जानते हैं जो 33.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा जाती है, वहाँ से ऊपर वाला एरिया लगभग उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पे जहाँ भी उष्ण कटिबंधीय वाली स्थिति होगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये जो कोपेन है उन्होंने ए सिंबल का यूज़ किया है जिसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा भी आप सिंबल देखेंगे, एक सिंबल है बी। इस बी के लिए यहाँ पे है स्टेपी, स्टेपी को यूज़ किया। स्टेपी क्षेत्र मतलब क्या होता है, जिसे अर्ध शुष्क कहा जाता है, जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ हों, जैसे स्पाइनल श्रब्स होती हैं, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इस ट्रॉपिकल से थोड़ा सा लेस देन होता है, वो स्टेपी प्रदेश। जैसे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, स्टेपी, पंपास, प्रेरी, अलग अलग ग्रास लैंड है। इसी तरीके से ग्रास लैंड वाला एरिया है जिसे हम कहते हैं सेमी एरिड। दूसरी बात हम बात करते हैं, एक यहाँ पे वर्ड आएगा सी। सी का रीजन जहाँ पे है वो से टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण मतलब ना तो ज़्यादा वहाँ पे ड्राइनेस या हॉटनेस है, गर्मी है, नहीं वहाँ जहाँ पे फ्रिजिड पॉइंट या ज़्यादा सर्दी है, वो एक तरीके से टेम्परेट रीजन है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। वो जो टेम्परेट रीजन है उसके लिए सी शब्दों को या सी संकेत को या सी सिंबल को यहाँ पे कोपेन ने यूज़ किया है। थर्ड हम बात करते हैं
एक शॉर्ट में भी लिखा है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल डब्ल्यू, एक है कैपिटल डब्ल्यू। जहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू आएगा वो एरिया आता है आपका डेजर्ट। डेजर्ट या इसे रेगिस्तान या मरुस्थल के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा BW, HW। तो इस तरीके से जहाँ भी W कैपिटल है वो आपका डेजर्ट होता है। उसके बाद अगर स्मॉल W का यूज़ हो रहा है तो स्मॉल W है आपका विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब क्या, कहने का मतलब ये होता है, विंटर ड्राई का सेंस कि जो सर्दियों के अंदर वहाँ ड्राइनेस रहती, बारिश नहीं होती, ऐसे रीज़न। अब जैसे हम W के बाद आ जाते हैं, एक शब्द और आएगा, सिंबल और आएगा H। H का मतलब भी ये है हॉट या ड्राइनेस, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, 20 डिग्री से ऊपर है, वहाँ के जो हैं उसको लिए H यूज़ किया है, H वर्ड। इस तरीके से अलग अलग सिंबल यूज़ किए कोपेन ने। और जब आप ट्रिवार्था थॉर्नवेट भी पढ़ेंगे उसमें भी सिंबल है और लगभग सिंबल इसी तरीके से ही मैनेज रहे। तो मैंने बताया आपको जो कोपेन है, इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर जो रीज़न है उसके अलग अलग सिंबल दिए या संकेत दिए हैं। उस संकेतों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा कि वो संकेत किस तरीके से लिखे गए। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल। जो भी ट्रॉपिकल रीजन है उसको शो करने के लिए उन्होंने ए यूज़ किया, कैपिटल ए, जिसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। बी यूज़ किया स्टेपी के लिए। उसके बाद सी यूज़ किया टेम्परेट जो उपोष्ण है उसके लिए। डब्ल्यू है स्मॉल है, वो विंटर ड्राई के लिए, यानी शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। और कैपिटल डब्ल्यू मतलब डेजर्ट, जो रेगिस्तान वाला एरिया है उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू का यूज़ किया है। और सिंपल जो स्मॉल एच है वो है आपके लिए हॉट, यानी जहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री से प्लस हो। ये इस तरीके से क्लासिफाइड करके 4 अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो नाम इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 4 नाम, BW, HW, BSHW, CWG और AW। अब आप देखिए, जो एरिड रीजन या शुष्क क्षेत्र है उसको दे दिया BW, HW। जो सेमी एरिड या अर्ध शुष्क, मैं इसे लिख देता हूँ, जो शुष्क क्षेत्र है यहाँ है, ये सेमी एरिड मतलब होता है अर्ध शुष्क। सेमी एरिड के लिए दे दिया यहाँ पे BSHW। अब जहाँ पे सेमी एरिड के बाद जो भी आपका ह्यूमिड वाला एरिया है, ह्यूमिड वाला यानी एरिया है, इसके लिए यहाँ पे है उपोष्ण वाला जो एरिया है उसके लिए है CWG। और जो वेरी ह्यूमिड है या अति आर्द्र है, अति आर्द्र है, उसके लिए है AW। इस तरीके से अलग अलग 4 क्लासिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं आपको नाम। आपको समझना है BW, HW, BSHW, CWG और AW। मैं समझता हूँ, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर बात की कोपेन के क्लासिफिकेशन पे, और कोपेन के क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बात की कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया राजस्थान का, वो ट्रूली बेस्ड ऑन वेजिटेशन इन रेफरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि कोपेन ने वनस्पति को आधार बनाया है और साथ में जो वर्षण है और टेम्परेचर है, तापमान है, उस पर भी इंपॉर्टेंस दी है। इसी के साथ यहाँ पे कोपेन ने अलग अलग सिंबल्स दिए हैं और सिंबल्स का मैंने मीनिंग बताया। A फॉर ट्रॉपिकल, B फॉर स्टेपी, C फॉर टेम्परेट, स्मॉल W फॉर विंटर ड्राई, कैपिटल W फॉर डेजर्ट, H रिप्रेजेंट हॉट, जो भी हॉट वहाँ पे रीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ 20 डिग्री से प्लस हो उसके लिए H सिंबल है। साथ ही जो शुष्क, अर्धशुष्क, उपोष्ण और अति आर्द्र वाले एरिया हैं जो हमने जनरल अकाउंट में पढ़ा, उसके लिए अलग अलग वर्ड दिए, BW, HW, BSHW, CWG और AW। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आए, मैप के अंदर आए। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा वेस्टर्न राजस्थान है और आप समझते हैं यहाँ से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन लगती है पाकिस्तान के साथ। तो ये वाले एरिया हैं, इसके लिए नाम दिया है BW, HW। अब BW, HW का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रीजन है वो किस तरह की जलवायु है, यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ पे ड्राई टाइप का क्लाइमेट रहेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, साथ ही प्रेसिपिटेशन कम और वेपोरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ बारिश की मात्रा कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी, और साथ ही वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आप जानते हैं मरुस्थलीकृत क्षेत्र है, थार का डेजर्ट है, वहाँ पे वर्षा कम होती है और साथ में वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा होता है
प्रेसिपिटेशन कम है और वेपोरेशन ज़्यादा है। मैं आगे आपकी स्लाइड में समझाऊंगा डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, वहाँ पे इसको और डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु वाला क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का ये वाला पार्ट, जिसे कोपेन ने BWSW से सिंबल दिया या डिनोट किया है, यहाँ पे ड्राई वेदर रहता है। साथ ही यहाँ की जो रेनफॉल है या बारिश है या वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से कम रहती है, और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अप टू 49 डिग्री रहता है, और जो समर का और विंटर का टेम्परेचर वापस कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सैंडी सॉइल आप जानते हैं जिस तरीके से गर्म होती है उस तरीके से ठंडी होती है। तो ये वाला एरिया हमारा डेजर्ट का है BWSW, और यहाँ पे जो रेन है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है। अब थोड़ा और आगे आते हैं स्टेपी प्रदेश की ओर। आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ तक का एरिया, ये एक तरीके से स्टेपी प्रदेश है। यहाँ पे स्टेपी का मतलब ये होता है कि अर्धशुष्क आप कह सकते हैं इसे, अर्धशुष्क या सेमी एरिड रीजन, जहाँ पे जो ग्रासेस हैं, ग्रास लैंड है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है या जलवायु है वो एक तरीके से इतनी हार्श नहीं है जितनी यहाँ पे ये डेजर्ट की है, उससे थोड़ा कम। और यहाँ पे जो रेन्स हैं वो एक तरीके से 20 से 40 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा की मात्रा रहती है, और टेम्परेचर और कम हो जाता है 36 से 42 डिग्री सेल्सियस समर में। रेन हो जाती है 20 से 40। आप देखना जो भी वर्षा का वितरण है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है वो आपकी वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर बढ़ती जाती है। आप यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो बढ़ती जाती है, और आपकी दक्षिण से आप उत्तर की ओर जाओगे, साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पे घटती जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं साउथ से नॉर्थ तक जाने पे वर्षा का जो वितरण है या वर्षा की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ रेन है, वो डिक्रीज होगी, और वेस्टर्न टू ईस्टर्न वाला आपको जो मैंने बताया उसके अंदर ये भी डिक्रीज होती है। अब ये वाला जो एरिया हो गया अर्धशुष्क। अर्धशुष्क का मतलब ये होता है वहाँ पे सवाना टाइप की वनस्पति होगी, बारिश 20 से 40 तक होगी, टेम्परेचर 36 टू 42 होगा। अब यहाँ के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा रीजन है जहाँ पे हमारे जो प्लेन्स हैं, ये जो मैदानी एरिया है, यहाँ पे है CWG। इससे CWG का ये वाला जो एरिया पूरा है ये एक तरीके से CWG है। CWG का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टेम्परेट रीजन है या उपोष्ण कटिबंधीय है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। साथ ही यहाँ पे नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान है, बाढ़ से मैदान है, वो मैदान का भाग है, और यहाँ पे जो वनस्पति है उसके साथ यहाँ पे पर्वतीय वन भी देखने को मिलते हैं। पर्वतीय वन या इसे कहें जो भी आपके जो हिली फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। साथ ही आप देखें तो यहाँ वर्षा की मात्रा और बढ़ जाएगी, 42 हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और नीचे जो लास्ट एरिया हमारा ये वाला एरिया है ये है AW मतलब ये हुआ, यहाँ पे A मतलब क्या है, ट्रॉपिकल, और W का मतलब है यहाँ पे विंटर ड्राई है। तो यहाँ बारिश मैक्सिमम मानसूनी पवनों से होती है, या मानसून द्वारा सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आप जानते हैं झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा जो आर्द्र जिला है झालावाड़, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। साथ ही यहाँ वर्षा 40 से 60 है, तो यहाँ 60 से लगभग 80 तक सेंटीमीटर तक यहाँ रेनफॉल होती है। ये जो हमारा एरिया है AW या अति आर्द्र मतलब समझते हैं जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, बारिश की मात्रा ज़्यादा हो, जल ज़्यादा हो, तो ये वाला एरिया हमारा AW के अंदर काउंट होता है, जैसे बांसवाड़ा झालावाड़। इस तरीके से कोपेन ने ये क्लासिफिकेशन किया था। दूसरी बात करते हैं कि ये जो एरिया, जैसे यहाँ पे ये जो BWSW है, साथ ही हमने यहाँ पढ़ा BSHW, ये वाले जो जिले हैं, ये वाला पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आता है CWG के अंदर, और ये वाला जो पोर्शन है ये आता है AW के अंदर। अब यहाँ पे जो प्रतिनिधि जिलों की बात करते हैं कि पर्टिकुलर ये जो BWSW या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को प्रतिनिधित्व देने वाला जिला कौन सा है, तो ये वाले इस सेक्शन के अंदर गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर हमने जो पढ़े हैं, उसके अंदर ये जो बीकानेर है वो BWSW को डिनोट करता है या प्रतिनिधि जिला है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का। साथ ही हम BSHW या अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर ये जो नागौर है ये प्रतिनिधि जिला आता है अर्धशुष्क के अंदर। अगर हम CWG या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपका टोंक है, ये टोंक है प्रतिनिधि जिला,
और जब हम अति आर्द्र वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं या कहें AW के क्षेत्र के अंदर, तो AW के अंदर जो बांसवाड़ा का रीजन है ये प्रतिनिधि जिला है। 4 प्रतिनिधि जिला आपको याद रखना है, बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा। ये अलग अलग जो जलवायु वर्गीकरण के क्षेत्र हैं उसके आधार पर। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको धीरे से आराम से समझा रहा हूँ और मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी थ्योरी समझते हैं। कोपेन राजस्थान की जलवायु को वनस्पति के आधार पर 1918 में 4 भागों में विभाजित किया। कोपेन हैज क्लासिफाइड climatic region of Rajasthan on the basis of vegetation in 4 parts. फर्स्ट है BWHW, इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। हम पढ़ चुके हैं, ये जो हमारा BWHW का रीजन है। उसके बाद है BSHW जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, ये हमारा BSHW। थर्ड है CWG जलवायु प्रदेश यानी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसे कहा जाता है CWG। और यहाँ पे हमने बात की AW मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो ये आपका AW। यहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा सागवान जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, शीशम है, बांस है, इस वाली जो एरिया है मानसूनी टाइप के यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। तो ये इस तरीके से कोपेन ने क्लासिफाइड किया क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक चीज और है कि यहाँ पे कोपेन के साथ राजस्थान के अंदर 2 ज्योग्राफर और हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जैसे ट्रिवार और दूसरा है इसके अंदर थॉर्नवेट। उसका भी कभी कभी क्लासिफिकेशन होता है। बेसिक चीज़ें यही हैं। अगर आप राजस्थान का जो जनरल क्लासिफिकेशन क्लाइमेटोलॉजी का देखेंगे या क्लाइमेट रीजन का देखेंगे, तो 4 भागों को आपको दिमाग में अच्छी तरीके से याद रखना है। यू हैव टू नो अबाउट एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड। यानी कहने का मतलब जो शुष्क है, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र, ये 4 चीज़ें आप कॉन्सेप्ट अच्छा समझिए। उसके आसपास ये सब चीज़ें हैं, BWHW, थॉर्नवेट क्या कह रहा है, या फिर ट्रिवार था क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें बेसिक इसके आधार पर सब ने अलग अलग इसको बेस बनाए। जैसे हम बात करें कोपेन की, तो कोपेन ने वेजिटेशन के आधार पर बात की। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिवार था का क्लासिफिकेशन में भी यही है। ट्रिवार था ने इसने यहाँ पे BWH कर दिया, BSH कर दिया, AWC है, इस रीजन को इन्होंने और क्लासिफाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे कोपेन का तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब उसके बाद थॉर्नवेट आते हैं। थॉर्नवेट प्रेसिपिटेशन और वेपोरेशन, वर्षण और वाष्पीकरण के आधार को मेन मानते हैं। इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिक है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया है। जैसे हमने अभी पूरे डिस्कशन किया है, यही उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या बनाया। ऑप्शन ए है वनस्पति, सेकंड है वर्षा, थर्ड तापमान और फोर्थ है वाष्पीकरण, वेजिटेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेपोराइजेशन। तो हम समझते हैं, हमने यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन भी किया है और राइट आंसर इसका है वेजिटेशन। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोफेसर थॉर्नवेट के ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या माना है। थॉर्नवेट की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है वनस्पति, वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से सही कूट है 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोफेसर थॉर्नवेट हैं इन्होंने वनस्पति को नहीं माना है, बाकी वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 है 2 3 4, ये इसका राइट आंसर है। या आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्लाइमेटोलॉजी से ही है। किस दिशा में राजस्थान की वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इन विच डायरेक्शन डज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इंक्रीजेस। यहाँ पे पूछा है इंक्रीजेस कैसे होगी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर। ये आपको मैं पहले भी इस टॉपिक के अंदर बताया। आपको आंसर देना है। यू हैव 5 सेकेंड्स, चेक इट आउट द राइट आंसर।
सो फ्रेंड्स, हियर इज राइट आंसर इज उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे ये राजस्थान का मैप है, आप समझिए राजस्थान का मैप होता है रोम्बस टाइप, ये जस्ट एक रफ डायग्राम है। आप समझिए जब आप वेस्ट से ईस्ट की ओर आओगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर आओगे तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो प्लस होती जाएगी। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से 40, या लेस देन 20, फिर 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, इस तरीके से पूर्व की ओर आने पर यह बढ़ती जाती है। और अब यहाँ पे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे, साउथ टू ईस्ट जाओगे, तो यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है। यानी आप जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। इसी का अगर उल्टा पूछ लें, जैसे उत्तर से दक्षिण जाने पे बढ़ेगी या पूर्व से पश्चिम जाने पे बढ़ेगी, ये इसी तरीके से प्रश्न है। कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लोवेस्ट एयर प्रेशर इज लाइकली इन द मंथ ऑफ जून इन द राजस्थान इज। यहाँ पे पूछा गया है लो प्रेशर या लो एयर प्रेशर। यहाँ पे ऑप्शन है बूंदी, बारा, जैसलमेर और राजसमंद। 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ का कॉन्सेप्ट है लोवेस्ट एयर प्रेशर। ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, आप समझते होंगे प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर जो रिलेशन क्या होता है, तापमान और दाब के अंदर, ये आपको पता होगा। और आपको यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस जिले की बात हो रही है जिसमें जून माह के अंदर जो पीक टाइम होता है समर का, उसके अंदर सबसे लोवेस्ट एयर प्रेशर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बूंदी, बारा, जैसलमेर, राजस्थान। आप राइट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या राइट आंसर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हियर इज राइट आंसर इज जैसलमेर। आप जानते हैं जैसलमेर एक तरीके से कौन से एरिया में आता है? एरिड के अंदर। एरिड या इसे कहा जाता है शुष्क क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, एरिड रीजन ऑफ राजस्थान फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब यहाँ पे जो ये शुष्क क्षेत्र है, आप समझेंगे ये टेम्परेचर और इधर है प्रेशर, तापमान और दाब, इसके अंदर संबंध को देखना है। तो आप जनरली चीज़ देखिए, आप जनरली आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जब भी सनलाइट है, जैसे आप देखिए ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे सन है या सूर्य है, और यहाँ पे हमारा जो लैंड एरिया या धरातल है, जब भी सनलाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ती है, सूर्य किरण की यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ती है, तो यहाँ पे जो एयर है वो एक तरीके से गर्म होकर ऊपर उठेगी। जो भी हमारी एयर है या हवा है, पवन है, ये एक तरीके से ऊपर उठेगी और यहाँ का जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये एक तरीके से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हवा तो ऊपर ऊपर की ओर बढ़ रही है, हल्की होगी हवा, गर्म होगी। आपने देखा होगा जैसे एसी की हवा है, जस्ट एक जनरल चीज़ है, एसी की हवा क्या होती है? ठंडी होती है और एक तरीके से आपके रूम को ठंडा देती है, यानी वो नीचे की ओर डाउनवर्ड्स मूव होती है। और जो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, जैसे आप अगरबत्ती लगाते हैं, हवा आपकी ऊपर की ओर जाती है। ये इसी तरीके से जब यहाँ पे सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, देन वी गॉट द लोवेस्ट एयर प्रेशर ऑन द लैंड। यहाँ पे क्या, धरातल पर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, इसलिए हम मानते हैं कि टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये एक प्रिंसिपल है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कि टेम्परेचर है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में कहें व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान दाब के। तो इस कारण क्या होगा यहाँ जैसलमेर के अंदर, इस जैसलमेर के अंदर जब सनलाइट ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रिस्पॉन्ड क्या होगा? जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। और आप जानते हैं जैसलमेर वाला एरिया बिल्कुल शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पे बात हो रही मंथ की, जून मंथ की। जून माह के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा और वहाँ बहुत लोवेस्ट पॉइंट बन जाएगा एयर प्रेशर का, इसलिए यहाँ पे बात की निम्नतम वायुदाब की। तो राइट आंसर आपका है जैसलमेर। जैसे यहाँ पे मैं आप बताता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर और वायुदाब के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा डाउन, और टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो प्रेशर हो जाएगा प्लस।
इस तरीके का रिलेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर। और यही जो रिलेशन है टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, तापमान और दबाव, इस कारण मानसून तंत्र चलता है इंडिया का। हमारा जो भी मानसून सीज़न है, रेनी सीज़न है, इसी तरीके होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कि जो लैंड एरिया है वो मार्च अप्रैल के टाइम में बहुत यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे अभी इन दिनों आप फेस कर रहे होंगे इन द मंथ ऑफ में कि काफ़ी यहाँ पे सोलर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और लो प्रेशर आप फील करते होंगे। अब इस लो प्रेशर से क्या होता है कि जो हमारा जो ओशनिक एरिया है, जैसे दोनों और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है, जो भी हमारा ओशनिक एरिया है वहाँ पे प्रेशर इसका जस्ट अपोजिट होता है। और जैसे जैसे हम जून को हम क्रॉस करते जाएंगे तो वापस जो मानसूनी पवनें हैं वो इस तरफ यहाँ पे आती रहती हैं, सी टू लैंड की ओर। इसी तरीके से प्रेशर काम करता है इन रेफरेंस ऑफ मानसून। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमको पढ़नी है डेजर्टिफिकेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल की बात करते हैं और राजस्थान के अंदर आप बात समझते ही हैं कि थार के मरुस्थल का पार्ट है जो वेस्टर्न पार्ट है। डेजर्टिफिकेशन, या इसे हिंदी में कहा जाता है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे मरुस्थल किस तरीके से बन रहा है, इसके क्या रीज़न है, इसका हम यहाँ थोड़ा सा इन ब्रीफ समझेंगे कि डेजर्टिफिकेशन क्या है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है, इन जनरल हम बात करें तो मरुस्थल का बनना, इसे हम कॉमन सेंस के अंदर बात करते हैं, या रेगिस्तान का निर्माण होना, या किस तरीके से मरुस्थलीकृत हो रहा है। यानी कोई भी जमीन है या कोई भी धरातल है या कोई भी भूमि है वो किस तरीके से मरुस्थल के अंदर या रेगिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो रही है। हाउ इज इट हैपन कन्वर्शन ऑफ लैंड टू डेजर्ट। यहाँ पे किस तरीके से जो ज़मीन है या धरातल है वो मरुस्थल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो हम डेजर्टिफिकेशन के अंदर समझते हैं इन कॉमन सेंस के अंदर, कॉमन मीनिंग्स के अंदर, जनरल आम चाल की भाषा के अंदर, कि इस तरीके से डेजर्टिफिकेशन किस तरह को होगा। अगर हम यहाँ मरुस्थलीकरण की बात करते हैं तो इसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप कहेंगे कि डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण तब होता है जब यहाँ बारिश कम हो, तापमान ज़्यादा हो। इन जनरल में आप बात समझते हैं कि जहाँ रेनफॉल है वो कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। दूसरा, अगर हम इसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहेंगे तो यहाँ कहा जाता है कि प्रेसिपिटेशन कम हो और वेपोराइजेशन ज़्यादा हो। यानी वर्षण की मात्रा है या वर्षा की मात्रा है वो कम, और जो वाष्पोत्सर्जन या वेपोराइजेशन की मात्रा है ये ज़्यादा हो, तब यहाँ पे मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का बनना या डेजर्टिफिकेशन होता है। यानी बारिश कम होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये है बेसिक मीनिंग है मरुस्थल का, कि मरुस्थल क्या होते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं। दूसरी बात करते हैं, जब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें समझना है कि यहाँ की जो वेजिटेशन है या यहाँ की जो वनस्पति है वो वनस्पति है ज़ीरोफाइटिक, या इसे कहा जाता है ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक या हिंदी में कहें मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति, ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ देखेंगे इस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे वो एक तो बिल्कुल झाड़ियों के अंदर, कटीली झाड़ियाँ, श्रब्स, जैसे आपने देखा होगा नागफनी का पौधा होता है, कैक्टस होते हैं, जैसे और भी थूर वगैरह, ऐसी जो चीज़ें हैं जो वहाँ डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान के एरिया में मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, वो ऐसी वेजिटेशन होंगे जिनकी, जैसे ये मैंने बना दिया कोई डेजर्ट के अंदर कांटेदार या पौधा देखते ही हैं, ये जितनी भी ज़ीरोफाइटिक वनस्पति है इसकी रूट्स अंदर तक पहुंच जाएंगी, इसलिए इसे ज़ीरोफाइटिक कहा जाता है। नंबर 1, इनकी जो रूट है वो ज़मीन के अंदर काफ़ी जाएंगे इन सर्च ऑफ वाटर, पानी को यानी पाने के लिए, यहाँ पे जल के लिए काफ़ी ज़मीन के अंदर जाएंगे, आप इसे आसानी से बाहर निकाल नहीं पाएंगे। इस तरीके की ज़ीरोफाइटिक या मरुद्भिद प्लांट है। दूसरी बात, इनकी जो ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ये मॉडिफाइड हो जाती हैं, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ये कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और क्यों हो जाती हैं, जिसके कारण आप सोचिए, अगर यहाँ पे किसी पौधे के ऊपर यहाँ पे लीव्स है, लीव्स होगा तो क्या होगा, जितनी भी सनलाइट आएगी तो यहाँ का जो वाटर है ये वाटर वेपोराइज हो जाएगा और चला जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और पत्ते के अंदर या पौधे के अंदर से जल की मात्रा कम होगी। अगर इसी जगह यहाँ पे सिर्फ स्पाइन है
इस तरह कांटे हैं, तो आप बताएं कांटों के अंदर तो कोई वेपोरेशन की क्रिया होगी नहीं या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी नहीं, और यहाँ पे जो भी ये प्लांट्स है वो एक तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखेंगे। दूसरी बात करें कि यहाँ के जो पौधे हैं जिसके अंदर स्पाइन होती है पत्तियों के अंदर, रूट्स काफ़ी अंदर तक रहती है, उसके ऊपर जो पौधे की जो सरफेस है उसकी स्किन है यानी उसका जो एपिडर्मिस है वो काफ़ी हैवी क्यूटिकलाइज होता है, या इसके ऊपर आप देखेंगे वैक्सिंग होती है, एक मोम जैसी परत या क्यूटिकल जैसा होता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन न हो पाए, पानी कम न हो पाए। कुल मिला के इनका जो बेसिक है थीम वो है पानी को किस तरीके से स्टोर रखें पौधे के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिक सभी जो केमिकल रिएक्शंस होती है, एक्टिविटीज़ होती है प्लांट के अंदर, हमारे अंदर भी, वो सब उनका बेस होता है वाटर। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, इसी तरह का पौधे के अंदर भी है, उनके लिए भी सर्वाइवल के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया जीरोफाइटिक वनस्पति रहती है, जीरोफाइटिक वेजिटेशन मिलेगी यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन में। दूसरा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगा, वर्षण कम होगा और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज़्यादा होगी, और यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन। और आप ये भी समझते हैं कि राजस्थान के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर रहा है यही ज्योग्राफिकल एक पोर्शन है जिसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला सरेंडर ऑनस्लॉट मूवमेंट ऑफ डेजर्ट, यानी आप देखेंगे यहाँ की जो ये अरावली पर्वतमाला है या अरावली माउंटेन रेंज है वो इस तरफ से डेजर्ट है उसको रोक रख रही है पश्चिम से। ये यहाँ की इम्पोर्टेंस है अरावली की, और इसे कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। दूसरा, आप रेगिस्तान के बारे में आप मरुस्थल के अंदर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ आपको 2-3 पॉइंट है, जैसे रन, दूसरा है बालसन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप। ये चीज़ें हैं आपको इस मरुस्थल से समझनी है। रन तो आप समझते हैं कि जो अस्थायी झीलें बन जाती है बारिश का पानी ठहर जाने के कारण, वो आपका होता है रन। ये इस तरीके से आप समझिए, ये जो सैंड ड्यून्स है दो या दो बालू का स्तूप है, बारिश का पानी इकट्ठा होने से यहाँ पे एक तरीके से रन बन जाता है, और इसके पीछे का जो मैदानी प्रदेश है, मैदान बन जाता है, वो कहलाता है बालसन। ये ऐसे कुछ ज्योग्राफिकल टर्म है इन रेफरेंस टू राजस्थान आपको समझने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव होते हैं। क्वेश्चन है, एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रॉपिकल वेट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र का उपयुक्त वर्णन है। BWSW, CWG, AW, BSSW। कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उसकी पूरी थ्योरी कंसेप्ट के साथ। आप बताएं कि इसका कौन सा आंसर होगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़िए कि यहाँ पे बात की गई है ट्रॉपिकल वेट, या हिंदी में कहें उष्णकटिबंधीय आर्द्र। इसको समझिए पहले। अगर इसको समझ लिया तो आप डायरेक्ट यहाँ तक आएंगे कोपेन ने क्या कहा इसके बारे में। आप जनरली आप दिमाग के अंदर इसको प्रेशराइज कीजिए कि हमने क्या पढ़ा है अभी 10 मिनट या 15 मिनट पहले, और इसका रिलेशन इस आंसर के साथ कौन सा होगा। आपके पास 5 सेकेंड्स है, यू हैव 5 सेकेंड्स, चेक इट राइट आंसर। So friends, all we know about reason of tropical weight. Tropical weight, it means उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी उस अकॉर्डिंग होती है, और आर्द्र मतलब जो मॉइस्चर है, बारिश भी होती है जहाँ पे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र के लिए ट्रॉपिकल वेट के लिए क्या नाम दिया गया है, तो हमने पहले डिस्कस किया था BWSW तो होगा नहीं, क्योंकि ये टोटली मरुस्थलीकृत जो शुष्क क्षेत्र है इसके लिए यहाँ पे किया गया है। आप थोड़ा इस सिंबल से भी समझिए कि ये जो BWSW का मतलब क्या है। जैसे W का मतलब तो आपका आ जाता है डेजर्ट का एरिया, H का मतलब होता है जो हॉटनेस हो, गर्म हो, स्मॉल w का मतलब है कि विंटर सूखा, और जहाँ पे आप ये B का देख रहे हो, B का मतलब होता है एक तरीके से जो आपका टेम्परेट
हॉट या ड्राई रीजन होता है वो आपका बी से डिनोट होता है, तो ये तो होगा नहीं BWHW। दूसरा है CWG या BSHW पे आओ तो BSHW भी नहीं है, स्टेपी प्रदेश भी नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे स्टेपी का नाम आ जाता या अर्धशुष्क क्षेत्र का आ जाता, जैसे जो हमारा शेखावटी वाला एरिया है वो इसके अंदर नहीं है। दूसरा है इसके अंदर CWG भी नहीं होगा। CWG का मतलब सी का मैंने आपको बताया टेम्परेट रीजन, जो उपोष्ण कटिबंधीय, और राजस्थान के अंदर हम बात करें उपोष्ण कटिबंधीय कौन से होंगे, जो हमारे एक तरीके से अरावली के ईस्टर्न भाग में और यहाँ पे पठार के पश्चिमी भाग का जो एरिया, जो मैदानीकृत एरिया है, वो हमारा CWG या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसके अंदर भी बात नहीं की है। और यहाँ पे बात की है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। जो भी ह्यूमिड की बात की है, ट्रॉपिकल वेट या ट्रॉपिकल ह्यूमिड की बात है, वो आपका इसके अंदर राइट आंसर है AW। ये जो AW है ये है आपका मेन आंसर, जो बात करता है ट्रॉपिकल वेट को या ट्रॉपिकल ह्यूमिड, इसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड भी कहा जाता है। ये वाला एरिया AW, और AW के अंदर आप जानते हैं जो हमारा दक्षिण वाला भाग है, यहाँ जो दक्षिण वाला भाग है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इधर झालावाड़ वाला एरिया, वो हमारा अति आर्द्र या उष्णकटिबंधीय आर्द्र या AW के अंदर आता है। और आप जानते हैं सर्वाधिक जो हमारा वर्षा वाले जिला है वो आपका झालावाड़ ही है, झालावाड़ के अंदर वर्षा ज़्यादा होती है। ऐसे जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या सबसे ज़्यादा गर्म स्थल कौन सा है, जैसे आप जानते हैं कि अगर जैसलमेर जिला पूछे, स्थान पूछे तो फलोदी आपको लिखना है। ये ऐसे छोटे छोटे जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं, वो आपको याद रखने। ये मैंने आपको कोपेन का बता दिया। इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र के अंदर AW आएगा। AW मतलब यहाँ मानसूनी पवनों से जो वर्षा होती है, मानसूनी फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे जो रेनफॉल है या वर्षा की मात्रा है वो 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे प्रॉपर होगी, यानी वन्य जीव और वन्य प्राणी, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी, जैव विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे फुलवारी किनाल है, सीता माता अभ्यारण्य है, इस तरीके से आपको अलग अलग सेंचुरी मिलेगी। जैसे आप राजस्थान का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो पॉलिटी को और भी आप छोड़िए, बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो कम से कम एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप इसके साथ वो चीज़ें भी कंबाइन पढ़ सकते हैं जिससे आप कंप्लीट होलसम तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है वापस थॉर्नवेट के बारे में। द थॉर्नवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो जलवायु वेत्ता थे या क्लाइमेटोलॉजिस्ट थॉर्नवेट थे, उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। जैसे मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, जलवायु वर्गीकरण का आधार पूछा है इस प्रश्न के अंदर। जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात की गई है ऑप्शन में इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, यानी हिंदी में कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, और प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण। दूसरा पूछा है, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तापमान और वर्षण। थर्ड है सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर, सूर्य विकिरण या तापमान। और थर्ड है, फोर्थ लास्ट है, अ सीक्रेट फार्मूला दैट ओनली थॉर्नवेट न्यू, यानी कोई सीक्रेट फार्मूला है वो सिर्फ थॉर्नवेट ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने बताया नहीं है कि इसका क्लाइमेटिक रीजन क्या है। वैसे ये फोर्थ तो होगा नहीं, ये आपको सिर्फ मिसगाइड करने के लिए है। आपको इन तीनों में से देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। मैंने थॉर्नवेट के बारे में पहले भी डिस्कशन किया है कोपेन के बाद, कि थॉर्नवेट ने वेजिटेशन को छोड़ के जो वेपोराइजेशन है और आपका जो प्रेसिपिटेशन है, यानी वाष्पोत्सर्जन और वर्षण, इसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है राजस्थान का और इंडिया का। आप यहाँ पे समझिए, तो राइट आंसर इसका कौन सा है, एवेपोरेशन, या मतलब ये हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा है वर्षण, इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन मत पूछना क्या होता है, ये एक जनरल चीज़ है, आपको आना चाहिए। और वर्षण मतलब आप समझते हैं बारिश का होना, आप समझिए। वाष्पोत्सर्जन को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ये प्लांट है और इस प्लांट की ये लीफ है, ठीक है। सनलाइट आती है, सनलाइट से इस प्लांट के लीफ पर ये इस तरीके से रेडिएट होती है, और रेडिएट होने के बाद जो भी इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, या इसे इस तरीके से, या इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद यहाँ से कुछ न कुछ वाटर है वो वेपोराइज होके
एनवायरनमेंट के अंदर जाता है। ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया किसी प्लांट के बारे में, लिविंग बॉडी के बारे में। अगर हम यहाँ अर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे आप समझ लीजिए कोई वाटर बॉडीज़ है, कोई रिवर है, पॉन्ड है या ओशन है। यहाँ पे है सनलाइट। अब ये सनलाइट जब भी यहाँ पे इस वाटर बॉडीज़ या जल राशि पे आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ ये जो पानी है ये एक तरीके से भाप के अंदर या वेपर या जल वाष्प, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे वेपर या जल वाष्प कहेंगे, वेपर के रूप में ये वापस उड़ने लगता है ऊपर की ओर। और ये जब जाता है ऊपर की ओर, आपने पढ़ा होगा अलग अलग सरफेस हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, तो इस तरीके से जब एक शोक मंडल की परतों तक जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर वापस इसका कम होने लगेगा, इस जलवाष्प का कम होने लगेगा, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा संघनन, संघनन या कंडेंसेशन, और वापस यहाँ पे बादल बनने लगते हैं। और ये बादल के अंदर जो एयर है वो सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाती है, तो वापस यहाँ पे वर्षण होता है या प्रेसिपिटेशन होता है, और यही पानी वापस इसके अंदर वाटर बॉडीज के अंदर मिलता है। इस टोटल इसको कहा जाता है वाटर साइकिल या जल चक्र। इसी तरीके से हमारे पास जो अर्थ के ऊपर पानी है वो एक तरीके से वेपोराइज होता है, वापस उसमें कंडेंसेशन होता है, वापस बारिश होती है, फिर वेपोराइज, कंडेंसेशन, बारिश, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है अर्थ पे। तो ये मैंने बता दिया आपको कंसेप्ट वेपोरेशन और कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का। और यहाँ थॉर्नवेट के रिगार्डिंग आंसर है वाष्पोत्सर्जन और वर्षण है वो इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के आधार माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है ये। इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे बात की गई है प्रजामंडल की। ये जो आपका प्रश्न है उसका थीम है प्रजामंडल। क्वेश्चन मैं चाहता हूँ तो इससे और टिपिकल और डिफ़िकल्ट में आपसे पूछ सकता हूँ, पर यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो BCTQ फॉर्मेट है। इसके अंदर आता है बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये तभी संभव है अगर मैं इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो ईजी रखूँ। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप देख रहे हैं, इसका लेवल और भी प्लस हो सकता है, बट आपका जो एग्जाम का नेचर है वो एक सुपरफिशियल नेचर है, ऊपरी स्तर पर यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी से संबंधित प्रजामंडल का राजस्थान इतिहास के संदर्भ में प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रजामंडल की, और प्रजामंडल के अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, मीठालाल व्यास, सेकंड है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल, भोगीलाल पंड्या, थर्ड है बीकानेर राज्य प्रजामंडल, जयनारायण व्यास, और फोर्थ है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कन्हैयालाल। आप सब ने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं प्रजामंडल, उसके बाद इसके अंदर आते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजातीय आंदोलन, 1857 रिवोल्ट, जो आपका 1857 क्रांति है। ये चीज़ें ऐसी जिससे एग्जामिनर मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पिकअप करता है। तो आप बताएं इसके अंदर कौन सा मिस मैच है, और यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा मिस मैच है। यू हैव 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप यहाँ समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं, जैसे यहाँ बात की झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, इसका आंसर सही है, ये है कन्हैयालाल मित्तल, दिस इज राइट आंसर। बीकानेर प्रजामंडल, डूंगरपुर की बात करते हैं तो डूंगरपुर भी सही है, भोगीलाल पंड्या इज द राइट आंसर। उसके बाद है जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, मीठालाल व्यास, ये भी राइट आंसर है। तो यहाँ मिस्टेक किसके अंदर है, मिस्टेक है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर राज्य प्रजामंडल। और ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो जयनारायण व्यास का संबंध है वो यहाँ पे बीकानेर से नहीं होके मारवाड़ या जोधपुर से है, मारवाड़
या जोधपुर से संबंध है जय नारायण व्यास। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा बीकानेर राज्य प्रजामंडल का ये आंसर इस ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है या ये गलत है। अब हम समझते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन क्या थे, ये किस तरीके से राजस्थान में चले और किस तरीके से हमें एग्जामिनर में इसको एग्ज़ाम के अंदर इसको हमें याद रखना है। हम प्रजामंडल की बात करें तो जब हम देखते हैं कि जब भारत का स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसी समय जो राजस्थान के अंदर भी रियासतों का अत्याचार बढ़ गया था। साथ ही यहाँ पे भ्रष्टाचार, कुशासन, ये स्थितियाँ भी आ गई थी और जो रियासतों की जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन या प्रजामंडल मूवमेंट हुए। यानी हम कह सकते हैं कि जो रियासतकालीन जो जनता है या लोग हैं उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के अंदर हुए और ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर इसको फाइनलाइज किया गया था। और प्रजामंडल आंदोलन के लिए आप समझते हैं कि यहाँ के जो राजा थे, राजवंश थे, इनका एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, अत्याचार था, दूसरा यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका भी कहीं ना कहीं रोल था। तो इन सब से यहाँ की जो लोकल जो पब्लिक है, जनता है, उन्होंने अपने में से ही कुछ लीडर को चुना। जैसे आप देखते हैं जय नारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, ऐसे जो लीडर्स हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, इन लोगों ने सबको एक तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस दी, जागृति दी और अपने अधिकारों के लिए सचेत किया कि हम यहाँ भी एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर सकते हैं। जो पुराने जो राजवंश आ रहे हैं, डायनेस्टी आ रही है, इनका जो राजतंत्र है, इससे अलग यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो ये एक बेसिक थीम है प्रजामंडल आंदोलन की। अब हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम जब भी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहला है मेवाड़ और मारवाड़। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी के जो अलग अलग प्रजामंडल है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के, उसके अंदर काफ़ी शॉर्ट चीज़ें, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेवाड़ और मारवाड़, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं जहाँ पे क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको याद क्या रखना है। प्रजामंडल आंदोलन के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है ये कब फॉर्म हुए थे या कब कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, यानी इसका सन, तारीख, डे एंड डेट, डे एंड डेट आपको डेट याद रहे न रहे, डे याद रहे न रहे, बाकी जो इसका ईयर है, वर्ष है, इसको आपको याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रजामंडल है वो किस वर्ष के अंदर गठित हुआ था। दूसरा, उसकी जो संस्थापक या उसके अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे आप जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं, कर्पूर चंद पाटनी है, जमनालाल बजाज है, ऐसे अलग अलग नाम है जो उससे संबंधित है, आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है 1931 के अंदर इसका गठन हुआ था। और साथ में किस प्रजामंडल के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप जयपुर की बात करते हैं तो आपने इसके अंदर पढ़ा होगा जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये जो 1942 के अंदर हुआ था, 17 सितंबर 1942, मिर्जा इस्माइल और हिलालाल शास्त्री के बीच में। और इस एग्रीमेंट के कारण क्या हुआ कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। फिर अलग से आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ। आज़ाद मोर्चा के अंदर आप जानते हैं बाबा हरिश्चंद्र के उस लीडरशिप के अंदर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का मूवमेंट वाला ये पोर्शन रहा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हर प्रजामंडल आंदोलन के अंदर कुछ विशेष तथ्य हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो जैसे ये वाला पोर्शन हो गया आपका प्रजामंडल आंदोलन का कंप्लीट। मैंने आपको जितना समझाना चाहता था इस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बता दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इससे रिलेटेड है। विच वाज द फर्स्ट प्रजामंडल ऑफ राजस्थान। यहाँ पूछा गया है राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन था। प्रजामंडल, आप इस शब्द को समझिए, प्रजामंडल है, इसका मतलब क्या है, प्रजा का मंडल, यानी एक तरीके से ग्रुप से पब्लिक के और इनके लिए डेमोक्रेटिक सेटअप हो, यानी इनके लिए एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार बने, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो भी राजवंश थे उनका भी कहीं न कहीं अत्याचार बढ़ रहा था। जैसे आपने देखा होगा चवरी कर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन इन दैट टाइम अप्लाइड ऑन पब्लिक ऑफ राजस्थान। जैसे आप देखते हैं चवरी कर है, तलवार बंधाई कर है, ये आपने पढ़े होंगे अलग अलग जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उसके अंदर। तो जिस कारण से वह लोगों के अंदर एजिटेशन, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। दूसरा, वहाँ के लोग भी इससे प्रताड़ित थे। तो वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो या कहें उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, और जितना भी भ्रष्टाचार है
वो है वो काफ़ी कम हो, उत्तरदायी शासन हो और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर सब चीज़ें हों। इसी के लिए यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन चला था और इसका राइट आंसर है जयपुर 1931। और ये कर्पूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, ये इनके मेंबर रहे। जोधपुर आप जानते हैं, मारवाड़, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ राज्य परिषद, आपको अलग अलग याद रखना है। ब्लैक डे भी इसके अंदर था, मारवाड़ के अंदर जब गिरफ्तार किया था। बीकानेर, वेद मकाराम चैन, बूंदी है। इस तरीके से आपको इनके ईयर याद रखने और ईयर के साथ इनके जो संस्थापक सदस्य वो अन्य सदस्य एवं इनसे संबंधित जो विशेष तथ्य हैं वो आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारा ये क्वेश्चन, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा सेशन यहाँ पे सम अप होगा, फिनिश होगा, कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट हम वापस BC2 के फॉर्मेट के अंदर कल आपसे फिर मिलेंगे, फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसको रिज्यूम जहाँ से किया जाएगा वही वापस क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, उसके साथ कुछ नई चीज़ें आएंगी और कॉन्सेप्ट आएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे फोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, अभी भी कुछ फोर्ट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट जो फोर्ट का अलग था उसके साथ कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझने मिले, उसके साथ क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐसी चीज़ें इसके साथ ऐड होती जाएंगी। भले ही वो क्वेश्चन है उससे संबंधित पहले आपको समझाया जा चुका है। अब हम यहाँ बात करेंगे, हमारा जो BC2 का फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम वापस क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे नए फिर सेशंस के साथ। सो थैंक यू, वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। ओके, थैंक्स।